বাংলাদেশের পরিস্থিতি জানেন না? বেঙ্গল ইজ দ্য বর্ডার অফ বাংলাদেশ, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, 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 শ্রীলঙ্কা। আপনি ইউনুসের সাথে গোপন মিটিং করুন, চুক্তি করুন, দেশের ভালো হলে খুশি হব। কিন্তু আপনার প্ল্যানটা কি? আপনাদের প্ল্যানিংটা কি? কোন এজেন্সির মাধ্যমে ওখান থেকে লোক নিয়ে এসে দাঙ্গা করা? इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं नाविका कुमार और आप जुड़ रहे हैं मेरे साथ सवाल पब्लिक का शो पर। बंगाल के मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा पर आज सुप्रीम कोर्ट तक ने नाराजगी जता दी। लेकिन अभी आपने सुना, हिंसा न रोक पाने के लिए बीएसएफ पर जिम्मेदारी थोपने के चक्कर में ममता बनर्जी ने आज बंगाल का बॉर्डर श्रीलंका तक बता दिया। वक्फ के नाम पर हुई हिंसा में बंगाल के हिंदू पीड़ित हैं, लेकिन ममता आज वक्फ कानून के खिलाफ इमामों, मुअज्जिनों और मुस्लिम स्कॉलरों के कार्यक्रम में न सिर्फ पहुंची बल्कि वहां उन्होंने बीएसएफ के बहाने गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। योगी आदित्यनाथ के लिए भोगी शब्द का इस्तेमाल किया गया। वक्फ कानून का समर्थन करने के लिए नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर भी सवाल उठा दिए। वक्फ कानून के विरोध के नाम पर कथित आंदोलन बंगाल से दिल्ली ले जाने की बात की। और हां, मुर्शिदाबाद में घर से घसीटकर मारे गए चंदन दास और उनके पिता हरगोबिंद दास के नाम पर 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, तो पुलिस की गोली से जान गंवाने वाले प्रदर्शनकारी के परिवार को भी 10 लाख मुआवजा देने की बात करी। कहने को तो ममता ने अपनी स्पीच में राम और रहीम की बात की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उन्हें आईना दिखाने के लिए काफी है। वक्फ कानून के खिलाफ दायर 70 से अधिक याचिकाओं पर पहली सुनवाई में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना ने कहा, हिंसा बेहद चिंताजनक है, ये रुकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आज वक्फ कानून पर स्टे लगाने की मांग भी नहीं मानी। हालांकि कल की सुनवाई में कोर्ट अंतरिम आदेश सुना सकता है। सवाल पब्लिक का है कि जब बंगाल जल रहा है, तब क्या ममता दिल्ली की पॉलिटिक्स पर फोकस कर रही है? और क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद मुर्शिदाबाद के हिंदुओं की सुध लेंगी ममता बनर्जी? लेकिन बहस शुरू करूं इससे पहले आपके लिए ये फैक्ट शीट। আমি ছোটবেলায় একটা ফিল্ম দেখেছিলাম, সে ফিল্মের নাম হলো এলানি জং। এলানি জং আজকে থেকে আমাদেরকে এলানি জংয়ের ধর্মেন্দ্র হয়ে যেতে হবে, মোদির বিরুদ্ধে দেখিয়ে দিতে হবে হাওয়া का रुख बदल सकता है। बीजेपी पार्टी नाम से बीजेपी पार्टी সেই পার্টি ভারতবর্ষের মাটি থেকে উঠে যাবে। ऐलानी जंग कहता सुनाई पड़ रहा ये मुर्शिदाबाद के धुलियन म्युनिसिपैलिटी का चेयरमैन इंजमुल हक है। बीजेपी के आरोपों के मुताबिक मुर्शिदाबाद की हिंसा उसकी जहर बुझी बातों का नतीजा है। बीजेपी दावा कर रही है कि टीएमसी के नेता ही एंटी हिंदू दंगों के मुख्य साजिशकर्ता और हिंसा भड़काने के कसूरवार हैं। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून के खिलाफ सुनवाई में भी जब मुख्य न्यायाधीश ने बंगाल की हिंसा पर चिंता जताई, तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की टिप्पणी थी, हिंसा करने के लिए सिस्टम पर दबाव डाला जा रहा है। लेकिन मुर्शिदाबाद की हिंसा पर घिर चुकी ममता के मुताबिक इसके जिम्मेदार अमित शाह हैं। अगर होम मिनिस्ट्री खुद कालिदासेर मतो जे गाছে বসে আছে সেই গাছের ডাল যদি ভাঙে তাহলে তো বলতে হবেই ভাই, কিচ্ছু করার নেই। इतना जल्दीबाजी आपका क्यों है? आप तो प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं बनेंगे।
मोदी जी चला जाने के बाद आप क्या करेंगे? मोदी जी के আমি রিকোয়েস্ট করব, দয়া করে লোকটাকে কন্ট্রোল করুন। दंगाइयों के लिए डंडे वाला फॉर्मूला सुझाने वाले योगी पर भी ममता ने उंगली उठा दी। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया? नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो। यही नहीं, ममता को वैसे तो बंगाल में इंडिया अलायंस याद नहीं आता, लेकिन वक्त पर एकजुटता याद आ जाती है। इस सियासत के बीच लाख टके का सवाल ये है कि सीजेआई की टिप्पणी के बाद मुर्शिदाबाद पर मरहम लगेगा। तो आज पब्लिक सवाल पूछ रही है। सवाल पब्लिक का, बीएसएफ के बहाने अमित शाह पर ठीकरा फोड़कर क्या मुर्शिदाबाद की हिंसा पर जवाबदेही से बच जाएंगी ममता बनर्जी? मुर्शिदाबाद हिंसा पर चीफ जस्टिस की टिप्पणी के बाद भी क्या वक्फ पर आर पार की पॉलिटिक्स विपक्ष के लिए ज्यादा मायने रखती हैं? वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे नहीं मिला तो अब मुस्लिम पक्ष का विरोध प्रदर्शन कितना लंबा खींच सकेगा? यही सवाल आज पब्लिक पूछ रही है। और इन सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में इश्करन भंडारी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, कमरुजमा चौधरी कांग्रेस के नेता हैं, फराज किदवाई समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। लेकिन पहला सवाल स्वयं पुरोहित तृणमूल कांग्रेस के नेता को जाता है। और स्वयं पुरोहित जी, सवाल यही है, गोदी मीडिया को आपने टारगेट कर लिया, आपने प्रधानमंत्री को टारगेट कर लिया, गृह मंत्री को टारगेट कर लिया, हर किसी को दोष दे दिया, लेकिन ममता बनर्जी का तो कोई दोष नहीं है ना? अगर रायट्स बंगाल में हो रहे हैं तो दोष दिल्ली की तरफ जाएगा, दिल्ली की मीडिया की तरफ जाएगा। मैं पूछना चाहती हूं, इनमें से कौन सी बात है जो गलत है, जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाई और कहा चिंताजनक है बंगाल की हालत? अब मुझे बताइए कि ममता बनर्जी अपनी तरफ भी देखेंगी, अपनी सरकार की तरफ भी देखेंगी, या सिर्फ दूसरों को ही दोष देंगी? नहीं नहीं, दोष की बात नहीं है। दीदी ने जो कहा है, मैं उस बात को, मुझे थोड़ा सा समय दीजिएगा। नविका जी, आपका सवाल बहुत लंबा है। देखिए, थोड़ा पीछे जाइए इतिहास के अंदर में। 1992 बाबरी मस्जिद के कांड के बाद में पश्चिम बंगाल में उस समय मुख्यमंत्री हुआ करते थे जिनका नाम था ज्योति बसु। ज्योति बसु के समय में 100 किलो आरडीएक्स कलकत्ता में ब्लास्ट हुआ था रशीद मियां का। उस समय में उनका एक बयान था कि जो आज भी राजनीति में लोग लेते हैं, उन्होंने कहा था कि सरकार अगर नहीं चाहे तो दंगे या ऐसी हरकतें नहीं होती है। मैं उस बात से एकदम सहमत हूं कि सरकार, मगर आज इस देश का सरकार कौन है? कौन इस देश की एजेंसीज को चला रहा है? कौन जो है वो बीएसएफ, इंटेलिजेंस किसके पास में है? क्यों हमारे संबंध बांग्लादेश से खराब हुए? बांग्लादेश में जब से राइट्स हुई उसके बाद से बंगाल को एक जलाने की एक साजिश की जा रही है। आपको ये देखना है, दूरबीन से देखिए नविका जी, आप भारतीय जनता पार्टी के चश्मे से नहीं देख पाएंगी। आपको देखना है कि किस तरह से इंदिरा गांधी ने 3 दिन में बांग्लादेश को सबक सिखा दिया था, मगर आज के विश्व गुरु जो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं। उनको दिखाना है और वही करके ट्रेलर उन्होंने दिखा दिया मुर्शिदाबाद में जब आरएसएस का कैंप होता है। अमित शाह तो मॉनिटर कर रहे हैं, बीएसएफ कौन मॉनिटर कर रहा है? कि आप पश्चिम बंगाल के अंदर में बार बार आपके नेता बोलते हैं, हमें ऐसे बयान क्यों आएंगे? देखिए, वक्फ बोर्ड का जो मुद्दा है वो एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो धार्मिक मुद्दा है। किसी भी समुदाय या माइनॉरिटी में रहने वाले देश के जो लोग हैं, नागरिक है, उनको अधिकार है साइलेंट प्रोटेस्ट करने का। और रही बात, आपने कहा लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का, तो बंगाल के लॉ एंड ऑर्डर में कुछ देर पहले तक 278 गिरफ्तारियां हुई है और 2 हिंदू और 1 मुसलमान मरा है पुलिस की। सुनिए, और पुलिस ने खदेड़ा है यहां पे भांगड़ के अंदर में, लोगों को खदेड़ा है। यहां टोपी और तिलक देख के, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बार बार डंडा मारती है उत्तर प्रदेश में योगी जी को, जो कुछ दिन 2 दिन पहले बोल रहे थे कि मुझे 3 हिंदुओं की हत्या का शौक है। अरे 3 हिंदू नहीं, 2 हिंदू और 1 17 साल का लड़का।
कोई भी मरा दंगे में, कोई भी अगर मरता है वो गलत है, वो इस देश का नागरिक है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर कौन सी वो ताकतें हैं जो सुबह पहले सोशल मीडिया में नफरत फैलाती है? कौन है जो झूठ फैला रहा है? बीजेपी का आईटी सेल फैला रहा है, अमित मालवीय दिल्ली में बैठ के फैला रहे हैं। कौन उनको पैसे देता है? उनको पैसे देने वाली भारतीय जनता पार्टी की इंस्टीट्यूशन है। भारतीय जनता पार्टी वाले बोलते हैं कभी करप्शन का मुद्दा स्वयं उठाते हैं। पुरोहित जी, करप्शन- स्वयं पुरोहित जी, आप भावुक हैं तो भावुक आज देश भी है। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, अगर आप कह रहे हैं कि कौन हेट फैला रहा है, तो कुछ आप साउंड बाइट्स तृणमूल कांग्रेस के नेताओं की, मंत्रियों की भी सुन लीजिए। फरहाद हकीम को तो जो लोग भाग रहे हैं मुर्शिदाबाद से, मालदा से, झारखंड, आप उनका बयान सुन लीजिए। आप उनका बयान सुन लीजिए जो कह रहे हैं अगर आपकी तरफ कोई देखे तो उनकी आंखें निकाल दो। ये आप ही के नेता है ना, आप उनको भी सुन लीजिए जो कह रहे हैं हिंदुओं को गोली से मार दो। 5 दिन बाद आज ममता बनर्जी को इमामों और मौलानाओं को मिलने का समय मिलता है, लेकिन मुर्शिदाबाद जाने का समय नहीं मिलता। चंदन दास और हरगोविंद दास के परिवारों से मिलने का समय नहीं मिलता। मुआवजा भी जब अनाउंस होता है, जब 5 दिन पहले ये मौत हो जाती है, उसके बाद मुआवजा आज 5 दिन बाद अनाउंस होता है। अब प्रदीप भंडारी जी, मुझे बता दीजिए, बीएसएफ से लेकर तमाम लोगों को यहां पर गिल्टी ठहराकर क्या बंगाल की सरकार, क्या ममता बनर्जी बच पाएंगी? नविका जी, ममता बनर्जी जमीन पर जनादेश खो चुकी है। जमीन पर गुस्सा ममता बनर्जी के खिलाफ हर बंगाली के मन में है और इसीलिए ममता बनर्जी ने यह प्रायोजित एंटी हिंदू वायलेंस कराया है। भाई, सिद्दीकुल्लाह चौधरी किसके मंत्री हैं? ममता बनर्जी के मंत्री हैं। अगर सरकार की नीति और नीयत साफ होती तो सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने कहा था कि ममता बनर्जी जिस तरीके का वायलेंस हो रही है उस पर वो खुश हैं, तो उसके बाद जाके सिद्दीकुल्लाह चौधरी के ऊपर कोलकाता पुलिस एफआईआर करती, नहीं करी। बप्पी हलदार किसके एमएलए हैं? टीएमसी के एमएलए। उन्होंने कहा कि जो वफ का समर्थन करेगा उसकी आंखें निकाल दी जाएंगी। क्या ममता बनर्जी ने उनको जेल भेजा? नहीं जेल भेजा। आज ही के दिन मोहम्मद मौलाना आशिरुद्दीन, जो एक इमाम काउंसिल उत्तर दिनाजपुर के अंदर है, वो कहते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अगर हमारे पक्ष में आदेश सुनाएगा तो हम मान लेंगे, वरना हम रेल रोकेंगे, गांव तक जाएंगे और बंगाल और देश को स्टैंड स्टिल करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर इनका सब्जेक्ट है। क्या ये मौलाना को अरेस्ट किया गया? नहीं करा गया। ये धुलिया के अंदर इमामुल हक कहते हैं कि ऐलान जंग हो जाएगी। क्या इसको अरेस्ट किया गया? नहीं किया गया, क्योंकि ममता बनर्जी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान नहीं मान रही है, वो कट्टरपंथी मौलानाओं के फरमान को मान रही है। और मैं आपको बताऊंगा इसकी क्रोनोलॉजी कब से। नविका जी अभी तक हिंदू पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गई, किसी पीड़ित परिवारों से मिलने नहीं गई। इमामों के सामने जानती है और बोलती छोटी मोटी मुर्शिदाबाद में घटना हुई है। और ये हम पे एक्यूज करते हैं। मुर्शिदाबाद में 22 में से 20 एमएलए तृणमूल कांग्रेस के हैं, मेजॉरिटी एमपी तृणमूल कांग्रेस के, नगर पंचायत तृणमूल कांग्रेस के पास है, ग्राम समिति तृणमूल कांग्रेस के पास में, तब भी वायलेंस है वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ये ममता बनर्जी के खिलाफ कोई नहीं मानेगा। 10 सेकंड में नविका जी, ये एक साल पहले ममता बनर्जी ने कहा था कि जो हिंदू अगर भारतीय जनता पार्टी को बैक करेगा। एक बात याद रखना, बीजेपी को मदद मत करो। बीजेपी का अगर तुम लोग मदद करोगे कोई, तो अल्लाह का कसम आप लोगों को कोई माफी नहीं करेगा। बीजेपी की अगर तुम हिंदुओं मदद करोगे तो अल्लाह कसम तुम्हें कोई माफ नहीं करेगा। तो ये तो रिवेंज टीएमसी कर रही है, जैसे 2021 के बंगाल पोल के बाद किया था। मुझे पता नहीं, ये आप साउंड बाइट सुना रहे हैं, ये कहां से आप लाए हैं? एआई जेनरेटेड है, ओरिजिनल है? हमारी रिसर्च टीम इसको तहकीकात कर रही है। 21 जुलाई 2024 का मार्टर डे की रैली के अंदर चलिए हम चेक कर लेते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, कमरू जमा चौधरी, आज कटघरे में आप भी हैं, वक्फ के लिए आपके साथ चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। बंगाल में आपको दोषी ठहराया जा रहा है। कह रहे हैं कि जहां ये राइट्स हुए हैं, जहां पर दंगे हुए हैं, वहां कांग्रेस का एक एमएलए है। अब आप ले लीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दंगों की। दूसरी बात, 5-5 हजार रुपए बच्चों को दिए बीएसएफ ने। मैं पूछना चाहती हूं, राष्ट्रीय सुरक्षा करने वाले फोर्सेस पर इस तरह के इल्जाम ठोकने से पहले क्या कभी कोई एविडेंस चाहिए, या यह भी राजनीतिक बयान है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सुप्रीम कोर्ट की आंखों पर पट्टी समझ रही हैं वो कि डाली गई है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर बात पर
चाहे वो वहाँ कार हॉस्पिटल में कुछ हो जाए, आरजी कार हॉस्पिटल में हो, चाहे रामनवमी हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, जब भी कोई चीज होती है तो कोर्ट्स को इंटरवीन करना पड़ता है। बीएसएफ को बुलाने वाली भी कलकत्ता की हाई कोर्ट थी। मैं पूछ रही हूं आपसे कमरुज़्ज़मान चौधरी, किसी के पास आज कोई कहीं पर कॉन्शियंस बची है या नहीं? आपका जमीर क्या कहता है? और सुप्रीम कोर्ट ने तो आज स्टे भी नहीं दी, तो क्या माना जाए इसे? आप बैकफुट पर है? नहीं नाविका जी, आप सुप्रीम कोर्ट का आज का जो ऑब्जर्वेशन है उसको गलत नजरिया से देख रही है। पहला चीज हमारा ये मानना है कि एक गंदी सोच के तहत ये वॉकऑफ अमेंडमेंट का एक्ट को पास कराया गया, वो अलग मुद्दा है, उसमें आज बहस नहीं छड़ेंगे। कल हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का कुछ ऑर्डर आ जाए, उसके बाद इस पर बहस करेंगे। लेकिन जो आपने मुद्दा किया, ममता बनर्जी का सबसे पहला बयान जो है कि ये दंगा जो है कांग्रेस शासित इलाका में हुआ है। मैं आपको 2024 का निर्वाचन का टाइम में ले जा रहा हूं, पार्लियामेंट इलेक्शन। हमारा एक वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी 5 बार के सांसद रहे वहां पे बहरमपुर से, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट हुआ करता है। 7 असेंबली में 5 असेंबली सीट्स में मुस्लिम मेजोरिटी है, 2 में हिंदू मेजोरिटी है। ममता बनर्जी ने जोर तोड़ कोशिश कर भी उनको हरा नहीं पाई। लेकिन 2024 का निर्वाचन में उसने क्या किया, एक गुजरात से यूसुफ पठान को लाकर वहां पे खड़ा कर दिया और ऐसा कैंपेन चालू किया कि देखो तुम लोग मुसलमान हो और एक हिंदू कैसा तुम्हारा ऊपर में एमपी बन जाए। उसका तहत अधीर रंजन चौधरी को एक साजिश का तहत वहां पे हराया गया। ये जो आज जो नफरत का बीज या तो दंगा जो हुआ है मुर्शिदाबाद जिले में, ये उस टाइम का बोया हुआ है बीज है, वो अब उजागर हुआ और अब फट कर बाहर निकला है। नाविका जी, मैं कोई तृणमूल का खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ना मैं बीजेपी का खिलाफ बोल रहा हूं। क्यों डरते हैं आप? क्यों डरते हैं आप? अभी तो आपने कहा कि यूसुफ पठान को लाकर ऐसा किया है और अब आप कह रहे हैं मैं तृणमूल के खिलाफ नहीं बोल रहा। तय कर लीजिए, अलायंस रखनी है, दिल्ली में बंगाल में लड़ाई करनी है, नहीं करनी है? बंगाल में आप बैठे हुए हैं, बंगाल में बैठना है या दिल्ली ही आ जाइए? छोड़ दीजिए ना, पलायन तो हो ही रहा है वहां से, अब आप भी दिल्ली आ जाइए, क्योंकि बंगाल में तो आपकी आवाज निकलती नहीं। आपने मेरा मतलब नहीं, मेरा नाविका जी मेरे को 30 सेकंड का समय दे दीजिए, मैं खत्म कर रहा हूं बात को। मैं जब बोल रहा हूं कि वहां पे जहर ऑलरेडी बो चुका है, उसका जहर का उगल रहा है आज के डेट में। वाकफ का कानून का खिलाफ सारा दुनिया के मुसलमान एकजुट होकर नहीं, आप एक बार रुक जाइए। स्वयं पुरोहित जी, आप जवाब दीजिए। अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जहर आपने बोया था, तो अब पेड़ बबूल का तो वहां से निकलेगा नहीं, वहां से आम तो बरसेंगे नहीं, जहर ही निकल रहा है। ये अधीर रंजन चौधरी की हताशा है, और ये उनके समर्थक जो है ऐसा बयान दे रहे हैं। ये बंगाल में जो तृणमूल कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं हुआ, इसका मूल कारण अधीर रंजन चौधरी थे। इनको पता, आपको बता देता हूं कि जहां पे ये शमशेरगंज जो इलाका आता है जहां ये सब हुआ, ये कांग्रेस का एमपी है वहां पर, और वो आराम से घूम रहे हैं। वहां कांग्रेस का एमपी है, मगर रस्तों पे तृणमूल कांग्रेस है, और टीवी चैनल में और रस्तों पे सब जगह लड़ाई हमारी दीदी कर रही है। बंगाल के अंदर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए पूरी चेष्टा दीदी कर रही है। कांग्रेस के लोग आग लगा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन का काम कर रहे हैं। योगी जी के हिसाब से चलते हैं अधीर रंजन चौधरी, ये मैं कांग्रेस के नेता के लिए बोल रहा हूं। इसी वजह से वो चुनाव हारे हैं। उनके जो क्रियाकलाप थे, शुभेंदु अधिकारी और इनकी जो अधीर रंजन चौधरी की भाषा, दोनों की भाषा एक थी, इसीलिए ये चुनाव हारे हैं। स्वयं पुरोहित जी तृणमूल कांग्रेस के कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी और योगी में फर्क नहीं है। कमरुज़्ज़मान चौधरी कह रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो जहर बोती है। अब ये दिल्ली में अलायंस रखते हैं, और आज ममता बनर्जी ने कहा इंडिया अलायंस साथ आ जाए। अब ईश्वरन भंडारी जी, आप मुझे समझा दीजिए, आपने जो सुना उसमें क्या समझ आया? ये दोस्त हैं, दुश्मन हैं? अगर कमरुज़्ज़मान चौधरी और प्रदीप भंडारी कह रहे हैं कि जहर तृणमूल कांग्रेस ने बोया, तो फिर ये जो पुलिस की बात है, ये पुलिस कहां थी? एक एमपी कांग्रेस पार्टी का वही अगर ये सब कर सकता है, तो बंगाल में पुलिस नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, होम मिनिस्ट्री नहीं है, सरकार है ही नहीं क्या?
नाविका जी, जो वक्फ एक्ट के बाद वायलेंस हो रहा है ये बहुत गंभीर है और इसका पूरे देश पे एक असर पड़ रहा है। मैं उस पे आने से पहले कमरुज़्ज़मान चौधरी की बात का जवाब देना चाहूंगा। वो खुद कह रहे हैं कि मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, गुजरात से एक मुस्लिम कैंडिडेट टीएमसी लेके आई और कांग्रेस का कैंडिडेट हार गया। चलो टीएमसी ने जो भी किया, इसका मतलब है मुस्लिम वोटर सिर्फ इस बात पे कि एक मुस्लिम कैंडिडेट है, चाहे वो गुजरात से आया हो, वोट करने को रेडी है। ये तो कमरुज़्ज़मान चौधरी अपने मुंह से कह रहे हैं। तो सवाल तो यहां उठता है, यहीं से सारा वोट बैंक की पॉलिटिक्स शुरू होती है, यहीं से सारी कांग्रेस और टीएमसी के अंदर लड़ाई हो रही है कि कौन इस वोट बैंक को अपने पास रख पाएगा। अब आ जाते हैं वक्फ एक्ट पे, जो ज्यादा सीरियस इशू है मेरे अनुसार। देखिए, बहुत एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हो गया भारत में शाहीन बाग ऑनवर्ड्स के पार्लियामेंट में लॉ पास हो जाएगा, पर आप जमीन पे इतनी हिंसा, इतनी वायलेंस कर देंगे कि वो लॉ लागू करने में कठिनाई हो जाए। वैसे आप पूरा 2024 का कैंपेन लड़ेंगे कि हम संविधान के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, पर संविधान जो पार्लियामेंट को पावर देता है लॉ बनाने की, जो गवर्नमेंट की ड्यूटी है उसके बाद इंप्लीमेंट करने की, उसके रोड़े में आप महिलाएं लगा के शाहीन बाग में, बच्चे लगा के शाहीन बाग में बैठ जाएंगे। बाद में दिल्ली राइट्स होंगे, वहां पे एक स्ट्रैटेजी बनेगी जहां पे एक व्यक्ति कहेगा नॉर्थ ईस्ट को भारत से सेपरेट कर दो, 5 लाख लोग इकट्ठा हो जाओ। ये एक पूरी स्ट्रैटेजी चल रही होती है पैरेलली। ऑब्वियसली फंडामेंटल राइट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने का। वो जो कोर्ट फैसला कर रहा है, आज तो स्टे हुआ नहीं, कल क्या होता है देखा जाए। आज भी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस है। कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि दिल्ली हाई कोर्ट भी आप क्लेम कर रहे हो, ओबराय होटल भी आप क्लेम कर रहे हो। यही तो सारी बात थी, जो वक्फा यूजर के लिए आप कुछ भी क्लेम कर लो। और दिल्ली हाई कोर्ट क्लेम करने से ज्यादा डेंजरस है कि अब जब आप एक आम आदमी की जमीन क्लेम करते हैं, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं है, लीगल एक्सेस नहीं है कि सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आपने दी नहीं हुई, लिमिटेड ग्राउंड्स पे वो हाई कोर्ट जा पाए। हाई कोर्ट की बिल्डिंग में मानता हूं कोई नहीं ले पाएगा, पर आम आदमी पे ज्यादा खतरा था, तभी ये अमेंडमेंट्स आई हैं। अब ये अमेंडमेंट्स आप श्योर नहीं है कि आप कोर्ट से जीत पाएंगे। जैसे आप 370 में नहीं थे, जैसे आप सीए में नहीं थे, तो आप क्या करते हैं, हिंसा कर देते हैं। इस बारी दिल्ली में नहीं हो पाई। उसका शायद कारण हो सकता है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री चेंज हो सकता है, उसका कारण हो सकता है कि इंटेलिजेंस बेटर की जो उस कमियां पाई उसको इंप्रूव किया गया। तो आप स्टेट का सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर, तो बंगाल में जो हिंसा होती है वो पूरे देश के लिए खतरनाक है कि क्यों एक कानून के खिलाफ। और ये एक पैटर्न बन चुका है कि कोई भी इस तरह का कानून आएगा, हम तो मुसलमानों को ले आएंगे। मुसलमान गुजरात से जाता है तो मुसलमान उसके लिए वोट कर देता है। ये वोट बैंक की राजनीति की बात आपने ठीक कही। उसी तरह अगर कोई भी ऐसा कानून आता है जिसका इंपैक्ट मुसलमानों पर होगा, तो फिर इस देश में वायलेंस कर दो। और सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी आज जायजा लिया है और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा है कि सिस्टम पर जोर डालने के लिए वायलेंस करा दो, दंगे करा दो, ये दंगे कराकर कानून वापस करवा दो। ये डराने धमकाने की जो राजनीति चल रही है और इसको श्रेय मिल रही है पूरे पॉलिटिकल पार्टी के सिस्टम से, जिन्हें सिर्फ ये बचाने का एक रास्ता लगता है अपने वोट बैंक को। और यही सवाल पब्लिक पूछ रही है। फराज किदवाई, मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं कि ममता कहती है कि बॉर्डर की जिम्मेदारी बीएसएफ की है। ठीक बात है, लेकिन अगर उनकी साइड से कमी रही तो आपकी पुलिस कहां थी? प्रदीप कुमार का हैदराबाद से सवाल है, अगले साल बंगाल में चुनाव है, कहीं मुर्शिदाबाद की हिंसा चुनावी चाल तो नहीं? हिंदुओं को डराओ और मुसलमानों का तुष्टीकरण करो। एम वेंकट रमनी का यूट्यूब पर सवाल है, क्या ममता बिना सबूत के सिर्फ आरोप नहीं लगा रही बीएसएफ पर? इन सवालों के जवाब देने चाहिए या नहीं? थैंक यू वेरी मच नविका जी। आई वॉज टोल्ड अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब अगर मुर्शिदाबाद पर और ममता जी पर डिस्कशन हो रहा है, नहीं, वक्फ जो कोर्ट में हुआ है वो भी डिस्कस हो रहा है। जी जी जी, खैर इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मैं ये बोल रहा हूं कि ममता बनर्जी जी का डिस्कशन हुआ। मैं ये मानता हूं और मेरी पार्टी भी ये मानती है कि ममता बनर्जी इज मोस्ट इफेक्टिव, शी इज वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट एंड एक्सेलेंट चीफ मिनिस्टर्स इन इंडिया। आज की तारीख की मैं बात कर रहा हूं, और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये बोल रही है भारत सरकार। अब आप पूछिए कि साहब भारत सरकार कैसे बोल रही है? पूछिए नविका जी, कि भारत सरकार कैसे बोल रही है कि शी इज एन एक्सेलेंट एडमिनिस्ट्रेटर। पूछ लीजिए प्लीज कि भारत सरकार कैसे बोल रही है।
आप बोलिए ना, मेरे सवाल मेरी आवाज आ की रही है चिंता मत करिए, आप बोलिए। जी जी जी, हाँ, मैं ठीक है, मैं बता रहा हूं आपको। तो ममता बनर्जी जी की जहां तक बात है, आप अपनी रिसर्च टीम से बोलिएगा कि इतनी देर में एनसीआरबी की पूरी एक बुकलेट खोलें और उनके पेज नंबर 33 पर जाएं और देखें कि 2022 की जो लेटेस्ट एनसीआरबी रिपोर्ट है, वहां वेस्ट बंगाल में कितने कम्युनल राइट्स हुए हैं? 0। कितने हुए नाविका जी? 0। और भारतीय जनता पार्टी के जो राज्य हैं वहां पर कितने कम्युनल राइट्स हुए हैं, वो जरा से निकालेंगे। दूसरी बात, अटैक्स ऑन पुलिस पेज नंबर 38 इन एनसीआरबी बुकलेट, वेस्ट बंगाल में हुए 4, मात्र 4, और बाकी स्टेट्स में कितने हुए? कहीं 50 हो रहे हैं, कहीं 68 हो रहे हैं, कहीं 65 हो रहे हैं। रेप केसेस में अगर आप आइएगा तो वेस्ट बंगाल टॉप 10 के उसमें नहीं आता है लिस्ट में। तो महिला सुरक्षा से लेकर के राइटिंग तक, और रिलीजियस राइटिंग भी हम बोल रहे हैं, एक होते हैं नॉर्मल दंगे और एक होते हैं धार्मिक दंगे, दोनों में वेस्ट बंगाल जो है वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो ममता बनर्जी क्योंकि इस देश की आज की तारीख में पहले इकलौती थी, अब रेखा गुप्ता जी आई, उसके बाद में दूसरी महिला मुख्यमंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की जो आदत है कि महिला विरोधी, किसान विरोधी ये लोग हैं, ये तो ममता बनर्जी जी के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन ममता बनर्जी जी ने वेस्ट बंगाल में अपने शासनकाल में यह दिखा दिया है कि वहां पर किसी भी तरह का क्राइम वो बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब आ जाते हैं साहब की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बहरहाल ये कांग्रेस और टीएमसी के बीच का मामला है। अरे जिस पार्टी से साध्वी प्रज्ञा जब वो चुनाव लड़ती हैं और जीत जाती हैं और नाथूराम गोडसे को वो महात्मा बोलती हैं और देशभक्त बोलती हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने के लिए बचता नहीं। नविका जी, और क्या बात हो रही थी कि साहब, सुनिए पूरी बात सुनिए, अब सुनिए। और क्या बात हो रही थी कि साहब अगर मान लिए कोई एक्ट आ जाता है, कोई पार्लियामेंट में बिल आ जाता है, तो ये लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। क्यों? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। जी हाँ, अब आप कहेंगे दंगे फैलाने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और पुलिस को वहां ना कंट्रोल करने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, और मौलाना और इमामों को मिलने का भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। लेकिन जो विक्टिम्स मर गए हैं, जो विक्टिम्स हैं, उनके फैमिली से मिलना ना मिलना भी कॉन्स्टिट्यूशन में B.R. अंबेडकर कहीं लिख गए थे। मैं इतनी इनसेंसिटिविटी की आपसे उम्मीद नहीं रखती थी। लेकिन प्रदीप भंडारी जी, आपके ऊपर बहुत आरोप लगे हैं, जवाब दीजिए। नविका जी, पहली बात तो ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ममता बनर्जी खुद एनसीआरबी के डाटा और आंकड़े को चैलेंज करती है। ये रहा इनका 2018-19 का स्टेटमेंट और 2022-23 का स्टेटमेंट। पर अगर मैं इनके आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाऊं, 400 से ज्यादा हिंदू परिवार पलायन कर चुके हैं नविका जी, क्यों नहीं ममता बनर्जी की पुलिस ने कुछ एक्शन किया है? पुलिस की गाड़ियां फूकी जा रही है, क्यों नहीं किसी की गिरफ्तारी हुई है? सिद्दीकुल्ला चौधरी कह रहा है कि भाई ये ममता बनर्जी इस पे खुश है, क्यों नहीं सिद्दीकुल्ला चौधरी गिरफ्तार हुआ है? ये राइट की बात करते हैं। 2021 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या बोला था? रूल ऑफ लॉ नहीं चल रहा है बंगाल के अंदर, लॉ ऑफ द रूलर चल रहा है। 30 मई 2019 को क्या हुआ था? जय श्री राम लोग बोल रहे थे, जाके उनको गिरफ्तार कर दिया गया था। धूलागढ़ राइट्स भूल गए, तेलिमपड़ा राइट्स भूल गए, अनापड़ी राइट्स भूल गए, और मुर्शिदाबाद का वायलेंस भूल चुके हो आप। हर के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है, सेंट्रल फोर्सेस को बोलना पड़ता है कि आप जाके जांच करिए। और अगर आपकी इतनी अच्छी पुलिस है तो जरा बताओ, शेख शाहजहां जैसे गुंडे को जब सेंट्रल फोर्सेस गिरफ्तार करने आई थी, इन्वेस्टिगेट करने आई थी, क्यों जाके पत्थरबाजी हुई? बंगाल की पुलिस सो रही थी क्या? टारगेटेड एंटी हिंदू वायलेंस के अंदर बंगाल देश के अंदर नंबर 1 है, और सिर्फ क्योंकि हिंदू टारगेट होता है। तो कम्युनल राइट कैसे होंगे? कम्युनल राइट तो तब होता है जब दोनों तरफ से होता है। दूसरे पक्ष को ममता बनर्जी रेडिकल्स का समर्थन करती है, हिंदू टारगेट होता है, आग जलाई जाती है। 4 दिन बाद जाके ममता बनर्जी इमामों के साथ बात करती है, परंतु हिंदू परिवारों के साथ बात नहीं करती। इसीलिए आंकड़ों के अंदर राइट नहीं दिखता है। जब एंटी हिंदू वायलेंस है तो उसमें नंबर 1 बंगाल, हम तो कह ही रहे, राइट नहीं, एंटी हिंदू वायलेंस है ये। और इसीलिए मुर्शिदाबाद हो या पोस्ट पोल वायलेंस हो, पीड़ित हिंदू ही है। फराज किदवाई, कम से कम आपसे मेरी उम्मीद थी कि आप पक्षपात नहीं करेंगे। संदेश खाली में आप चुप रहे, अब मुर्शिदाबाद में भी आपको लग रहा है दंगे नहीं हुए। आप 2022 के हमें गिनवा रहे हैं किस्से, ये किस्सा है 2025 का। लेकिन सवाल पब्लिक के बहुत हैं और स्वयं पुरोहित जी इसका जवाब जरूर दीजिएगा। अनंत पाठक पूछ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी केजरीवाल से बहुत प्रभावित हैं, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं, सब जिम्मेदारी केंद्र की है। फिर कहीं 2026 में वही ना हो जाए जो दिल्ली में हुआ? जवाब दीजिए। सही कहा कि केजरीवाल के साथ क्या हुआ? सीए का जब
2020 में जब दिल्ली में चुनाव था, क्या हुआ? दिल्ली में दंगे किसने लगाए? किसने? कपिल मिश्रा आज कहां पर बैठा है? ताहिर हुसैन किसकी पार्टी से? बीच में मत बोलो। ताहिर कपिल हुसैन, मिश्रा को बचाने के अरे लिए प्रवचन आज आपके चल रहे दिल्ली थे। की ताहिर पुलिस हुसैन को फाइट कर किसने रही है। टिकट दिया? अगर इनसे जवाब लेना तो अहमदुल्ला इनसे खान ले जो है लीजिए। मैं नहीं किसमें? बोलूंगा, इसको चिल्लाने दीजिए, ये जवाब दे देगा। नविका जी, आपका शो है, थोड़ी तो डिसेंसी मेंटेन करो भाई, स्टूडियो में बैठे हो। सुनो, अरे आप देखिए, डिसेंसी मेंटेन करके ज्यादा हिंदू अरे मैं परिवारों के आपसे पास बात ही जाके नहीं कर रहा मिलो। हूं। चलिए, मैं अच्छा उन्हें हिंदू सवाल, परिवार से जाके उन्हें मिलो। जवाब नहीं देने कर रहा दीजिए, हूं। फिर आपको समय दूंगी काउंटर करने का। जी 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 जी, धन्यवाद पुरोहित। धन्यवाद देविका जी। देखिए, दिल्ली के अंदर में 2020 में चुनाव होने के पहले जब आंदोलन चलता है, उस समय में क्या होता है? इनके नेता आते हैं, गोली मारो डैश डैश डैश, ऐसे नारे दिए जाते हैं। कपिल मिश्रा को आज सुप्रीम जब सीबीआई ने जांच की, और सीबीआई की जांच में वो उनका नाम था, उनको बचाने के लिए 4 दिन पहले दिल्ली पुलिस अर्जी डाल रही है। दिल्ली पुलिस कौन कंट्रोल करता है? अमित शाह की ऑफिस कंट्रोल करती है। इसीलिए मैं बोलता हूं, माई बाप, सरकार, सब कुछ तो आप नियंत्रण कर रहे हैं। तो माई बाप, बंगाल में माई बाप तो आप है ना सर, आप है ना माई बाप। क्या आपके माई बाप होने की वजह से फरहाद हकीम और तमाम लोग जो बोल रहे हैं, इसीलिए वो सुरक्षित है क्या? इसीलिए कुछ नहीं हो रहा? और आप यहाँ पर बंगाल में आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं, यहाँ पर आप बीजेपी को, आपका कोई दोष नहीं है कहीं पर भी। कमरुज़्ज़मान चौधरी, रिवर्टल करना। ओके। नविका जी, ये गुंडों वाली पार्टी और दंगाइयों की पार्टी के प्रवक्ता को मैं कहना चाहता हूं, अगर ये कह रहे हैं दिल्ली पुलिस हमारे अंडर में, तो बंगाल की पुलिस तो ममता बनर्जी के अंडर में। तो बॉबी हकीम जो मुस्लिम मेजोरिटी कलकत्ता देखना चाहते हैं, उसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? सिद्दीकुल्ला चौधरी, अब देखिए, ये जाहिरो जैसे मेरे बीच में बोलना शुरू कर दे, यही टीएमसी है। आपके शो में पहले प्रवचन दे रहे थे कि बीच में मत बोलो, और जाहिरो जैसे मेरे बीच में बोलने लगे, यही टीएमसी है। आग लगाएगी, प्रवचन देगी और फिर जाके एक्शन करेगी। स्वयं पुरोहित एग्जैक्टली वैसे ही बिहेव कर रहे हैं नविका जी, जैसे दंगाई जो है बिहेव करते हैं। प्रवचन देंगे, दंगा करेंगे और चुप बैठेंगे। यहां पे आपके शो में प्रवचन दिया, फिर बीच में इंटरप्ट क्यों करा? मैं इनसे पूछ रहा हूं, बंगाल की पुलिस तुम्हारे अंडर में कितनी गिरफ्तारी हुई? सिद्दीकुल्ला चौधरी को पकड़ा, बापी हलदार को पकड़ा, बापी हलदार और सिद्दीकुल्ला चौधरी पर क्या एक्शन हुआ है? स्वयं पुरोहित जी जवाब दीजिए। स्वयं पुरोहित जी जवाब दीजिए। सिद्दीकुल्ला चौधरी और बापी हलदार पर क्या क्या एक्शन हुआ है, बता दीजिए। सुनिए ना, हुमायूं कबूर को सोकॉज नोटिस हुआ, और उनके ऊपर में जो कार्रवाई, देखिए, किसी नेता ने कोई बयान दिया, कोई भी नेता अगर बयान देता है, वो उसके ऊपर में वो दल का बयान नहीं है। उसके अभी मैं टीवी में कुछ अगर गलत बोलूंगा ना, अगर दल का बयान ही नहीं है, उस पे तो वो नेता कहाँ का है भैया? वो नेता बांग्लादेश का है? नहीं, वो नेता भी बांग्लादेश से आया क्या, जिसको बीएसएफ को पकड़ना चाहिए? आप सुनिए ना, मेरी बात सुनिए। हेमंत बिस्व शर्मा कौन है? एक मुख्यमंत्री है। देश के प्रधानमंत्री कौन है? एक संवैधानिक पद पर जो गार्जियन है इस देश के, जो बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, 140 करोड़ जनता से वोट मांगते हैं, और उसके बाद में हिंदू ये चित भी मेरी पट भी मेरी नहीं चलता। अब कमरुज़्ज़मान चौधरी जो नेता बोल रहे हैं, वो इनके इख्तियार में नहीं है। कह रहे हैं माई बाप जो बैठते हैं वो दिल्ली में बैठते हैं, तो माई बाप वाला जो कानून है वो एक्सेप्ट करने में क्या दिक्कत है? अब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की गलती है या बीजेपी की गलती है? कमरुज़्ज़मान चौधरी, आज इसका जवाब तो दे दीजिए। नहीं, नाविका जी, बंगाल का पॉलिटिक्स इतना सिंपलिस्टिक नहीं हो सकता। यहाँ पे जितना दोषी ममता बनर्जी को हम ठहरा रहे, उससे डबल दोषी हम भाजपा वाला को भी ठहरा रहे। यहाँ पे 2 महीना पहले आरएसएस के मोहन भगवत आया कलकत्ता में, वो आकर 10 दिन रहे यहाँ पे, सारा इलाका में टूर किए, हर जगह में यही भाषण दे रहे थे कि भाई आप लोग हिंदू सब इकट्ठा हो और 2026 में ममता बनर्जी को हटाओ। कोई बात नहीं है, आपने राजनीतिक भाषण दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ही के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी बोलते हैं कि असेंबली से जितना भी मुसलमान एमएलए चुनकर आएंगे, उनको बाहर में घसीट कर फेंकेंगे। भैया, ये सब का इफेक्ट का समाज तक नहीं जाएगा। आज जो दंगा हुआ मुर्शिदाबाद में, उसका जिम्मेदार तो मैं ठहराता हूं भाजपा को, क्योंकि भाजपा वाले ये ऐसे ही आर्गुमेंट नविका जी, जो आतंकवादियों को बैक करते थे, वैसा आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है। नहीं, अभी स्वयं पुरोहित जी ने उनको कहा, आप सही बोल रहे हैं। शायद कोई मैसेज किया होगा। पुरोहित जी, कोई मैसेज किया आपने कमरुज़्ज़मान चौधरी को? थोड़ा लाइन बदल गई है, थोड़ी लाइन बदल गई है। पहली बार में आपने डरा दिया, अब उन्होंने लाइन बदल ली। लाइन नहीं बदलता, हमारा लाइन वही है, वही है नाविका जी, मेरा लाइन वही है। नहीं सर, लाइन अब सर्कल बन गई है, घूम गई है। लेकिन
नहीं घूम ही रही है, जो सच्चाई की बात है नहीं, कि आप आरएसएस का सुनिए, एक मुद्दा हिस्सा का बात सुनिए। हमेशा जो अंग्रेजों की नीति को 2021 माना से है, वो आज चुनाव भी से divide पहले and rule। और ये क्यों वो भाजपा मुस्लिम के लीग नेता पैदा करना चाहता बोल है रहे आरएसएस। थे कि मैं मालदा, पूछना चाहता हूं मुर्शिदाबाद कि और मुसलमानों को दिनाजपुर उग्र को करके हम क्यों वो बंगाल इस से देश अलग में कर कर मुस्लिम एक नेता यूनियन पैदा करना टेरिटरी चाहता है। करेंगे। ये क्यों? सवाल है कि क्योंकि देश ये को मुस्लिम चलाने वाले- मेजोरिटी डिस्ट्रिक्ट है। नहीं मुस्लिम, अभी थोड़ी देर पहले पुरोहित जी कह रहे थे कांग्रेस के एमपी का पूरा कसूर है, फिर अब उल्टा हो गया, अब कह रहे हैं बीजेपी कसूर का नहीं दोष कहा। है। ये उनके लिए मैंने कहा, नवीका ईश्वरन जी को भंडारी, ये म्यूजिकल चेयर चल क्या रहा है? कोई नाविका रुमाल जी। इधर रख रहा है, कोई रुमाल उधर रख रहा है। ये किसी को समझने क्यों नहीं दे रहे कि ये आपस में दोस्त हैं या दुश्मन हैं? ये सिर्फ हिंदुओं के पीछे क्यों पड़े हुए? नाविका जी, विचारधारा के स्तर पे एक विचारधारा है जो यासीन मलिक का समर्थन करती है, याकूब मेनन का समर्थन करती है, कहती थी दे हैंड याकूब मेनन, जो समर्थन करती है कि स्कूल टीचर का बेटा है, क्या हो गया, टेररिस्ट है। तो वैसे ही अब यहाँ पे बैठ के स्टेट सब्जेक्ट है लॉ एंड ऑर्डर। एक मिनट पहले मिस्टर चौधरी कहते हैं कि टीएमसी ने कांग्रेस के एमपी को हरा दिया, दूसरे सेकंड वो दंगे के लिए बीजेपी को लिंक करते हैं। पर ये सब मैं पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहता। एक सिंपल सा लीगल प्रोपोजिशन है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, उस स्टेट की ड्यूटी है उसको मेंटेन करना। अगर वायलेंस होता है तो सवाल आप स्टेट से ही पूछेंगे, स्टेट उसके ऊपर डिफ्लेक्ट करने के लिए किसी को भी ब्लेम कर दे। पर जो ज्यादा बड़ी चिंता है वो पैन इंडिया चिंता है कि क्यों कानून के खिलाफ आप कहीं ना कहीं वायलेंट प्रोटेस्ट करते हैं, और क्या इस वायलेंट प्रोटेस्ट से आप अपने एम्स में आप फील करते हैं सक्सीड कर जाएंगे। भारत के लिए यह चुनौती है, चाहे वो वक्फ एक्ट हो, चाहे वो सीए हो, और इस चुनौती से भारत को अब झेलना पड़ेगा। क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास करने का मतलब ये नहीं है कि लागू हो गया है, एक नया डायमेंशन ऐड हो गया है कि सड़क पे इतनी हिंसा हो जाएगी कि लागू करना मुश्किल हो जाएगा, और उसके लिए डिसाइसिव कदम लेने पड़ेंगे ताकि जो लोग वायलेंस से लॉ रोकना चाहते हैं वो सब जेल में जाए, एक सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट हो, जो मर्जी नेता सपोर्ट कर रहा हो उसके बावजूद जो वायलेंस कर रहा है वो जेल के अंदर जाए। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं, लेकिन यहां जेल हिसाब से भेजा जाता है। पहले वोट बैंक देखा जाता है, फिर कानून देखा जाता है। पहले कानून, बाद में वोट बैंक नहीं होता। ईश्वरन भंडारी, इस देश की त्रासदी यही है, क्योंकि हर कोई वोट बैंक में ज्यादा इंटरेस्टेड है, कानून में कम है, आम आदमी में कम इंटरेस्टेड है। वोट करते हो तो आपका वोट कैसे पाना है, इसीलिए आज इमामों को और मौलानाओं को मिलना ज्यादा जरूरी था। अब हिंदू परिवार के चंदन दास और हरगोविंद दास अगर इन दंगों में मारे गए तो फिर कौन आंसू बहाए? दो ही तो लोग हैं, और वो पूरा इलाका जो है मुसलमानों का है। तो किसके लिए रोएं, मुसलमानों के लिए या हिंदुओं के लिए? ये बंगाल की त्रासदी है। महेंद्र कुमार यूट्यूब पर सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि पूरी दुनिया के मुसलमान वक्फ कानून के खिलाफ हैं। मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि भारत के कानून से पूरी दुनिया के मुसलमानों का क्या लेना देना है? अब कमरुज़मान चौधरी ये भी बता दीजिए, और आपको शायद ये भी पता होगा कि दुनिया में कितने ऐसे इस्लामिक राष्ट्र हैं जहां वक्फ का कानून है भी नहीं। अब जनता पकड़ने लग गई है आपके झूठ को। देखिए, सबसे पहला चीज, यहाँ बैठे हुए प्रदीप भंडारी जैसा एक इकोसिस्टम है जो यही चीज झूठ फैलाया वक्फ बिल को आने से पहले कि वक्फ जो है कि हिंदुओं का संपत्ति ले रही है। पहला नंबर झूठ। दूसरा नंबर 57 इस्लामिक राष्ट्र में वक्फ बोलकर कोई चीज है नहीं, वो भी ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुका है, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है वो झूठ का। और दूसरी बात, यहाँ पे जब मेरे लिए मेरा दुनिया हिंदुस्तान है, और वही दुनिया के सारे मुसलमान का बोलने का मकसद यही है कि हिंदुस्तान के सारे मुसलमान एक पकड़ेंगे नवीका जी। गंदी सोच। कमरुज़मान चौधरी, मैं बताऊं आपको किसने आपकी बात सुन ली। आपकी बात सिर्फ पाकिस्तान सुनता है। राहुल गांधी जो भी कहते हैं उस पर पाकिस्तान कहता है राहुल गांधी ठीक कह रहे हैं। आपने ये दुनिया सारे मुसलमान सारे इसके खिलाफ है, वो सिर्फ पाकिस्तान में सुनाई देती है। आप और पाकिस्तान की सोच कितनी एक जैसी है, इसकी समानता देखकर मुझे तो हैरानी होती है। प्रदीप जी, ये कमरू जी ने स्पष्ट कर दिया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान में विश्वास नहीं रखते, ये शरीयत में विश्वास रखते हैं।
तभी जाके इन्होंने बोला दुनिया के मुसलमान। अरे भैया ईडन गार्डन्स पे भी वक्फ ने अपना क्लेम किया। अब तो सुप्रीम कोर्ट में अगर ये विश्वास रखते हो तो तब तक तो शांत बैठो। पर बड़ी बात कहूंगा नविका जी, असम के अंदर ज्यादा परसेंटेज मुसलमान आते हैं बंगाल से। यूपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ मुस्लिम्स बंगाल से ज्यादा है। यहां पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर इशू नहीं हो रहा, क्योंकि स्टेट यहां पे जो है इंश्योर कर रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो। या ममता बनर्जी अपने राइट हैंड बॉबी हकीम, सिद्दीकुल्लाह चौधरी से चाह रही है कि उनका वोट बैंक तुष्टीकरण की प्रयोगशाला के रूप में, जैसे सोहरावर्दी ने डायरेक्ट एक्शन डे के पहले किया था, ठीक उसी नियत के हिसाब से ममता बनर्जी कर रही है। भाई केरला के अंदर भी विपक्ष की सरकार है, वहां नहीं हो रहा है। कर्नाटक में भी विपक्ष की सरकार है, वहां नहीं हो रहा है। सिर्फ बंगाल में क्यों? क्योंकि ममता बनर्जी जनादेश खो चुकी है। नेहा क्रांति वाजपेयी का इंदौर से सवाल है, वक्फ बाय यूजर की मांग करने वाले बताएं कि ट्रस्ट बाय टेंपल, ट्रस्ट बाय गुरुद्वारा, ट्रस्ट बाय चर्च हो गया तो क्या कहेंगे? फराज किदवाई जी जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो नविका जी मैं प्रदीप भंडारी जी का जवाब दे दूं। क्या बोल रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्य हैं वहां पर रूल ऑफ लॉ को इंश्योर किया जा रहा है। भंडारी जी जरा ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पढ़ लीजिए। ये मुझे लगता है 8 अप्रैल 2025 की है, अभी 4-5 दिन पहले की, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को क्या बोल रहा है कि देयर इज अ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। दूसरा सुप्रीम कोर्ट बोलता है डज द स्टेट हैव अ रूल ऑफ लॉ और नॉट। 97% जो है रिडक्शन ऑफ क्राइम यूपी के अंदर हुए। क्या बात कर रहे हैं फिराज भाई? अगर आप मेरे को एक डेटा देंगे तो मैं भी आपको फैक्ट दूंगा। 97% केसेस रिड्यूस हुए एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से। रॉबरी, डकैती, एंटी टारगेटेड वायलेंस सब कम हुआ है। पढ़ो जाके एक बार। अच्छा चलिए बोलिए फराज भाई। नविका जी, प्रॉब्लम ये है ना कि जब भारतीय जनता पार्टी के जो ये प्रवक्ता हैं, जब ये तर्कों से हारने लगते हैं तो बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। नहीं नविका जी, मैं सॉरी ऑफेंस दूंगा। कौन सा तर्क मैंने गलत कोट किया है कि एनसीआरबी का डेटा नहीं है कि 97% केसेस कम हुए? मेरा डेटा। एक मिनट फराज किदवाई साहब, जो आप सुप्रीम कोर्ट का डेटा, जो आप ऑब्जर्वेशन कोट कर रहे हैं, वो है एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग, चाइल्ड किडनैपिंग के केस की। मैं जानती हूं इस ऑर्डर को और मैंने पढ़ा है, और टिप्पणी उन्होंने सख्त की है उत्तर प्रदेश की सरकार पर वो जी नो, ये दूसरा केस है चाइल्ड ट्रैफिकिंग का। ये केस है जो कि 21 मार्च को हुआ है, और ये 8 अप्रैल की बात कर रहा हूं। ये दूसरा केस है नविका जी। अच्छा प्लीज। और ठीक है, आप अपनी बात की। डिबेट हो रही हो, मैं बीच में इंटरवीन नहीं करता हूं। प्रदीप भंडारी जी से बोलिए कि बीच में इंटरवेंशन मत नो डिस्टर्बेंस, फेडर डाउन। फराज पूरा फ्लो तो इन्होंने नविका जी छोड़ दिया, मैं क्या बात करूं? नहीं, 45 सेकेंड्स अनइंटरप्टेड, मेक योर पॉइंट, काउंटर का समय दूंगी। जी बोलिए। और नविका जी, अभी पिछले 30 दिनों के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि तमिलनाडु के गवर्नर क्या कर रहे हैं? सब कुछ इल्लीगल कर रहे हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं वो अपने गवर्नर से इल्लीगल करा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि देयर इज नो रूल ऑफ लॉ, तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है, लेकिन इनके कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अब मैं दूसरी बात है और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट और क्या बोल रहा है कि मोस्ट हेट स्पीचेस वी कम अक्रॉस आर अगेंस्ट माइनॉरिटीज, ऑप्रेस्ड क्लासेस। ये जस्टिस ओका बोल रहे हैं। क्या बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी को मुंह छुपाने का मौका नहीं मिलेगा। इनसे बोलिए कि ठीक से 1 घंटे की अगर ये डिबेट कर लेंगे। क्या बात करते हैं? लेकिन फराज किदवाई साहब, आपको कैलकाटा हाई कोर्ट की कोई ऑर्डर सुनाई नहीं देता, कोई कटिंग आपके पास नहीं होती। प्रदीप भंडारी जी आपके पास है? नहीं नविका जी, मैं इन्हीं के आर्ग्यूमेंट को आगे लेके जाता हूं। अगर सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस की बात हो रही है तो सितंबर 2024 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई लीगल एडेरेंस बुलडोजर के एक्शन के केस के अंदर जो यूपी सरकार ने किया बहुत अच्छा किया, बजाओ ताली। अगर डेटा और कोर्ट की बात करोगे, एनसीआरबी का डेटा, रॉबरीज उत्तर प्रदेश में 85% कम हुई है आप जैसे दंगाइयों के कंपैरिजन में। थेफ्ट के केसेस 77% कम हुए आप जैसे दंगाइयों के कंपैरिजन में। मर्डर के केसेस 41% कम हुए सपा के कंपैरिजन में। डाउरी डेथ जो है 50% ज्यादा कम हुई आपके कंपैरिजन में। पढ़ लिख के आते नहीं हो, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीजें कोट करोगे, एक केस के स्पेसिफिक चीज को जनरलाइज करोगे और हम चुप रहेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप? ऑब्जर्वेशन खेल रहे हो क्या मेरे साथ? सवाल इस बात का है कि क्या किसी भी राज्य में किसी देश के कानून, जो संसद से पारित हुआ कानून के खिलाफ दंगा कर किसी कानून की खिलाफत की जा सकती है? क्या दंगा कर किसी कानून को रोका जा सकता है? मामला जब कोर्ट में है तो दंगा किस लिए? और दंगा जब हो रहा है तो जिनके साथ अनर्थ हुआ है उनको ना पूछना
और बाकी सबको पूछना, पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स देना, ये कहां तक जस्टिफाइड है? आज जनता का सवाल ये है। मंजुला पांडे का नोएडा से सवाल है, संविधान की किताब रखने वाले कैसे आज शरिया की बात कर रहे हैं? देश की जनता देख रही है, क्या कहेंगे इस पर? असित मोदी मुंबई से पूछ रहे हैं, क्या ऐसे नहीं हो सकता कि मुर्शिदाबाद की हिंसा पर चिंता जताने की बजाय सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति शासन का आदेश कर दे? पुष्पक जोशी इंदौर से कह रहे हैं, अगर ममता बनर्जी दंगे और पलायन के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बता रही है तो क्या वो मान रही है कि वो लॉ एंड ऑर्डर संभालने में फेल हुई? शंकर लाल राठौर का देवास से सवाल है, जो बंगाल में हुआ वो यूपी या किसी बीजेपी शासित राज्य में होता तो विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होती? जवाब दें पुरोहित जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में जो बात चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था SC/ST एक्ट पर, और भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ऑर्डिनेंस से वापस कानून में लागू किया मोदी सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट को कितना मानती है ये आपको पता चल गया कि देश में लड़ाना है। ये ऐसे ऐसे कानून लाते हैं कि पब्लिक लड़ती रहे, असली मुद्दों पर बात ना करे। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, 15 साल के बच्चे तलवार लेके रास्ते में चल रहे हैं, चाहे वो टोपी लगा के चलो, चाहे तिलक लगा के चलो। मैं वैसे एक सवाल सबसे पूछना चाहती हूँ, कोई हिंदू मरे तो उसकी बात कोई नहीं करना चाहता, लेकिन वक्फ कानून से किसके खिलाफ क्या हो रहा है वो उथल पुथल सब बात करना चाहते हैं। जनता से हमने क्विक सर्वे में पूछा, क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं मिलना मुस्लिम पक्ष को झटका है? सैंपल साइज 40,000। हाँ कहते हैं 85% लोग, नहीं कहते हैं 12%, कह नहीं सकते 3%। यानी जनता और जो पार्टियां सुप्रीम कोर्ट गई थी पहले दिन स्टे ना मिलने पर थोड़ी तो नाराज होंगी, थोड़ी तो बैकफुट पर होंगी, लेकिन कल 2 बजे फिर से हियरिंग है। वक्फ का कानून क्या कोर्टों में चैलेंज होना चाहिए या सड़कों पर? क्या मारपीट सड़कों पर होनी चाहिए या फैसला संविधान के तहत होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा? ये सवाल आज पब्लिक पूछ रही है, और पब्लिक की आवाज अगर नेताओं तक पहुंच रही है, अगर ममता बनर्जी तक पहुंच रही है, तो जनता सुख शांति चाहती है, आपको वोट देती है। जनता की आप मां, मानुष की रक्षा कीजिए। हिंदू मानुष भी आप ही का बच्चा है।